नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 22 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा, डिटेल्स भी आपको बताई जाएगी, साथ ही साथ आपको जो भी रिलेटेड रिवीजन पॉइंट्स होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। तो पूरा आप एंड तक देखेंगे जरूर। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री में। आप वीडियो देखने के बाद इसकी क्विज लगा सकते हैं, जिससे आपका ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो जाए। एमजेटी ऐप पर ही सारी चीजें मिलेंगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 98 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे, 97 तक, 98 से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग चेंज थीम के साथ 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, इस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है इस बार। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक्सेलरेटिंग चेंज इस बार की इसकी थीम थी वर्ल्ड वाटर डे की। विश्व जल दिवस मनाए जाने की शुरुआत 1993 से की गई थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा। अगला, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने एक बिल लाया है, राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ यानी कि एक ऐसा बिल होगा जिसके तहत हर एक वहां के नागरिक को यह अधिकार होगा कि वो स्वस्थ रहे। ठीक है, तो हालांकि इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, विरोध प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, लेकिन फिलहाल फाइनली ये बन गया है पहला राज्य टू पास राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान में ही भारत की पहली लोक अदालत की भी शुरुआत की गई थी, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की। ये भी ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 5 सालों से विराट कोहली थे टॉप पर, लेकिन अब रणवीर सिंह जो है ये विराट कोहली से ऊपर आ गए हैं सबसे ज्यादा कमाई के मामले में। 181.7 मिलियन डॉलर की इन्होंने कमाई करी हुई है 2022 में। विराट कोहली की इनकम रही है 176 मिलियन डॉलर, अक्षय कुमार 153, आलिया भट्ट चौथे स्थान पर 102 मिलियन डॉलर और दीपिका पादुकोण 82 मिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पर रही। किसने जारी किया रिपोर्ट? तो दोस्तों, क्रोल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड मेन स्ट्रीम। अगला, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने? तो स्टारबक्स जिसकी कॉफी वगैरह सुनते हो ना, आपकी बहुत ज्यादा महंगी महंगी मिलती है। अब हम लोगों ने तो कभी पिया नहीं है। फिलहाल इसके नए सीईओ जो बने हैं वो भी भारतीय मूल के ही हैं, मतलब लक्ष्मण नरसिम्हन। ये भारतीय मूल के एक और सीईओ किसी अमेरिकी कंपनी के, यहां पर मैंने पूरी लिस्ट भी आपको दी हुई है। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, भारतीय मूल के। सुंदर पिचाई ये गूगल के और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। शांतनु नारायण एडोबी की सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं। ये सब भारतीय मूल के सीईओ हैं। नील मोहन अभी यूट्यूब के सीईओ बनाए गए हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के बनाए गए हैं। ठीक है ना, याद रखना सबका नाम। अगला, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को भी जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार जीता, पिछली बार भी यही विजेता थे, इस बार भी इन्होंने जीत लिया है। इनका ये 9वां खिताब था, यहाँ पर 8 टाइम लिखा गया है चूंकि ये पिछले साल का है ये न्यूज। ठीक है, 2022 का, 2023 वाला भी इन्होंने जीत लिया, यानी कि 9वीं बार इन्होंने जीत लिया है ये खिताब। बिलियर्ड्स कहां पर हुआ? दोहा में, कतर में ये आयोजित हुआ, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने जीता है। महिला वर्ग में किसने जीता? बाई युलू ने, जो कि चाइना की हैं। पंकज आडवाणी कौन कौन से पुरस्कार जीत चुके हैं? 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2006 में मिला था। 2009 में ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए और 2018 में पद्म भूषण से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको डेली करंट अफेयर में एक पॉइंट बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्यू शब्द जो है ये स्नूकर या बिलियर्ड से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में अंबेडकर जी को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है, जो कि अंबेडकर जी को समर्पित है।
देखो स्टैचू ऑफ नॉलेज भी आ गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, हैदराबाद में स्थापित की गई। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये दोस्तों ये अभी बेंगलुरु में स्थापित की गई कैंपोगौड़ा जी की मूर्ति। इसके अलावा स्टैचू ऑफ बिलीव ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, राजस्थान में स्थापित की गई है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, सारी प्रतिमाएं। तो ये रहा स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, महाराष्ट्र में लातूर शहर में स्थापित किया जा रहा है 14 अप्रैल के एक दिन पहले, यानी 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है, उसके एक दिन पहले इसका उद्घाटन किया जाएगा। मूर्ति के कलाकार हैं अक्षय हल्के। अगला, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो केरल में भी 3 सम्मान दिए जाते हैं नागरिक सम्मान, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। तो उसमें जो केरल ज्योति है जो सबसे बड़ा सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है एमटी वासुदेवन जी को। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है एएनआई का आपके सामने और ये पूरी लिस्ट है। दोस्तों केरल ज्योति से एक व्यक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं एमटी वासुदेवन नायर। केरल प्रभा से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ममूटी टी माधव मेनन और ओमचारी एनएन पिल्लई। केरल श्री से 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, परमेश्वरन मुथुकड़, गोपीनाथ मुथुकड़, इसके अलावा कनाई कुनीरामन, इसके अलावा चिटिला पिल्लई, इसके अलावा वैकोम विजयलक्ष्मी और सत्यभामा दास बीजू, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किसे विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय कलाकार नामित किया गया? तो दोस्तों द वीकेंड नाम से फेमस एक बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, कनाडा के। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। इनको हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सबसे ज्यादा पॉपुलर माना गया है सेलिब्रिटी। ठीक है, इनके जितने भी सोशल अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स है और जहां जहां भी इनकी जो ऑडियो गई हुई है, जो भी इनका परफॉर्मेंस गया हुआ है, लोगों को जितना पसंद किया गया है, उसके आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक नया इनको तमगा दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। क्या? सबसे ज्यादा मशहूर गायक होने का। कनाडा के ये रहने वाले हैं द वीकेंड और इनका रियल नेम है एबल मैकनॉन टेस्फाए। अगला, हाल ही में कहां पर घोड़े यात्रा महोत्सव मनाया गया? घोड़े यात्रा महोत्सव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेपाल में मनाया जाता है घोड़े यात्रा, याद रखिएगा, नेपाल का ये प्रमुख महोत्सव होता है। घोड़े यात्रा महोत्सव मल्ला शासन के द्वारा मनाया जाना शुरू हुआ था सबसे पहले नेपाल में। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मल्ला शासन रहा वहां पर और उसके द्वारा ये मनाया जाता था, तो उसी की याद में अभी भी मनाया जाता है। ठीक है, नेपाल में दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, उनके नाम आप याद कर लीजिए। राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पैडोल, उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव और प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कुमार दहल। तीनों का नाम आप याद रखिएगा। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। भारत में पीएम मित्र योजना चल रही है, पीएम मित्र योजना चलाई जा रही है। पीएम मित्र योजना के तहत पूरे भारत भर में 7 राज्यों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे और इन 7 में पहले की शुरुआत हो चुकी है तमिलनाडु के रूप में। बाकी ये आपको आर्टिकल्स वगैरह में चीजें दिख जाएंगी, यहाँ पर भी मैंने डिटेल्स भी लिख दी हुई है, वही बातें हैं जो मैंने आपको बोल दी है पहले ही। चलो, तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये है पीएम मित्र का फुल फॉर्म, अगर पूछा जाए तो आप लिख देना। हाल ही में एशियाई खो खो चैंपियनशिप के महिला और पुरुष दोनों का खिताब किस देश ने जीता? तो इस दोनों का खिताब जीत लिया है भारत ने। भारत ने महिला खो खो चैंपियनशिप और पुरुष खो खो चैंपियनशिप दोनों का खिताब इस बार जीत लिया है। खो खो एक खेल होता है, गेम होता है और आई होप आप लोग सुने भी होंगे इसको। असम के तामुलपुर में ये आयोजन किया गया था और भारत ही विजेता रहा। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लिए थे, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका वगैरह। भारत भी इसमें शामिल था और भारत दोनों खिताब ले गया। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन हुआ? तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना, जिसे कहते हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी, उसके बीच में कोंकण अभ्यास हुआ। वैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में एक और अभ्यास होता है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अजय वॉरियर। ठीक है, कैसे लिखा जाता है जो भी हो, तो अजय वॉरियर होता है और ये कोंकण अभी आयोजित हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। 20 से 22 मार्च को अरब सागर में ये आयोजित किया गया। आईएनएस त्रिशूल ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। अगला, हाल ही में यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता
लुइस कैफेरेली ने किस विषय के लिए एबल पुरस्कार जीता? तो एबल पुरस्कार किस सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहते हैं। तो एबल पुरस्कार जीते हैं कौन? अर्जेंटीना मूल के यूएस नागरिक यानी अमेरिकी नागरिक लुइस कैफेरेली ने। यहां पर आप देख पाओगे इनको, ये मैथमेटिशियन है, यूएस मैथमेटिशियन है, हालांकि ये अर्जेंटीना मूल के हैं। तो इन्होंने जीता है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में अभी ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में महारत हासिल की हुई है और इस पर इन्होंने बहुत सारे समीकरण दिए हैं, जिसके लिए इनको एबल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, एक जरूरी सूचना है दोस्तों, करंट अफेयर का सीरीज आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड के बाद शुरू किया जा रहा है, जिसमें पिछले एक साल का लास्ट 1 ईयर का रिवीजन कराया जा रहा है आपसे आपका। ठीक है, तो ये लाइव क्लास होगी, डेली 7 PM पर आइएगा, डिजिटल बोर्ड पर क्लास होगी आपकी इसी चैनल पर। सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल कंटेंट होगा, पर डे 50 क्वेश्चन कम से कम क्लियर कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा। अब चाहे 1 घंटे की क्लास जाए या 2 घंटे की क्लास पहुंच जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन 7 बजे से शुरू होगी और अगले 50 क्वेश्चन तक रुकेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से डिटेल नॉलेज के साथ रिवीजन पॉइंट्स भी बताया जाएगा आपको। तो आप लोग जोड़ना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, तो 7 बजे जरूर जुड़िएगा कल से, यानी 30 मार्च से। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। आगे, हाल ही में किस देश ने पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? तो अभी नॉर्थ कोरिया ने ऐसा परीक्षण किया है जो पानी के अंदर न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन अटैक करेगा। मतलब एक ऐसी टेस्टिंग थी जो पानी के अंदर ड्रोन का काम करेगी, यानी कि वो अनमैन्ड व्हीकल होगी जिसपे कोई मनुष्य नहीं बैठा होगा और वो जाकर के अटैक करेगी किसी सबमरीन को, किसी और जहाज को, या वगैरह वगैरह जो भी जल में चलते हैं उनको। तो नॉर्थ कोरिया ने ये टेस्ट किया है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है, ये खतरनाक बात है। दक्षिण कोरिया के होमयोंग प्रांत के पास ये समुद्र में रखा गया था, 59 घंटे 12 मिनट तक ये तैरता रहा और परीक्षण होता रहा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया? तो पीएम मोदी अभी वाराणसी विजिट पर थे, इन्होंने वहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट आपको पता होगा ना, 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत बन जाए। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, उसके लिए एक दिवस भी मनाया जाता है 24 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च को ही ये गए थे वहां पर, और जिस पर ये समिट आयोजित की गई। याद रखना दोनों बात। ठीक है, तो ये वर्ल्ड टीबी समिट हुआ, वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में। वाराणसी में कहां पर? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर। आगे, हाल ही में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पूर्वोत्तर में एलएसी के पास कौन सा अभ्यास आयोजित किया? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों के बीच में एलएसी पर, वो भी कहां पर? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह ले लो, तो वहां पर एलएसी के पास में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में वायु प्रहार नाम से एक अभ्यास हुआ है। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री डोमेन एक्सरसाइज क्लोज टू एलएसी नॉर्थ ईस्ट। नाम क्या है? वायु प्रहार। ठीक है, चलो, एलएसी के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो आपको, फिर से बता दूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये भारत और चाइना के बीच की रेखा है, और एलओसी जो होती है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये है भारत और पीओके के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अपनी ई बुक भी आती है, अगर आप ई बुक के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारी ई बुक्स ले सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए भी ई बुक हिंदी और इंग्लिश में। ब्रह्मोस ई बुक है, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की ये बुक भी हिंदी और इंग्लिश में है। और हमारी सभी जो मंथली करंट अफेयर की ई बुक आती हैं 20-20 रुपए में, ये भी आप ले सकते हो हर एक महीने की, हिंदी और इंग्लिश में। अगला, ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी। ठीक है ना, एमजेटी ऐप, इसे डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, बहुत ही शानदार ऐप है। अगला, आईबीए विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो आईबीए विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये आयोजित हुआ भारत में ही। ठीक है, भारत ही मेजबानी कर रहा था और भारत ने 4 मेडल जीते हैं, और 4 के 4 जो हैं वो सभी के सभी थे गोल्ड मेडल। इसी के साथ भारत रहा इस टेबल में टॉप पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया टॉप पर रहा 4 गोल्ड के साथ, 0 सिल्वर 0 ब्रांज, टोटल 4 था, क्योंकि गोल्ड की संख्या ज्यादा जिसकी होती है वही होता है मेडल में टॉप पर। चाइना ने 7 मेडल टोटल जीते, लेकिन इसके 3 ही गोल्ड थे, इसलिए ये दूसरे पर रहा। रसिया 1 गोल्ड, इटली, ब्राजील, मोरक्को ये सब 1-1 गोल्ड जीते थे। इंडिया में 4 गोल्ड जो आए वो किसके किसके नाम आए?
नीतू घंघस, इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। स्वीटी बुरा, इन्होंने जीता दूसरा गोल्ड। निखत जरीन तीसरा गोल्ड और लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने चौथा गोल्ड जीता। बाकी डिटेल्स आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ आपको दी जाएगी। 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। एमसी मैरी कॉम जो भारत की हैं, वो दोस्तों 6 बार की गोल्ड मेडल विजेता हैं इस चैंपियनशिप में, यानी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। वैसे मैरी कॉम और फरहान अख्तर, इन दोनों को एम्बेसडर भी बनाया गया था इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया में। अगला, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो दोस्तों अभी मिस्र जो है ना, इजिप्ट, ये एनडीबी में, एनडीबी बोले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक कहलाता है, इसके नए सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ है। एनडीबी के अब टोटल सदस्य हो गए हैं 9। पिछली साल अगर बात करें तो 3 सदस्य जुड़े थे, ठीक है, पिछली साल क्या 2021 के आसपास में जुड़े थे। उसके बाद फिर और 5 तो इसके सदस्य हैं ही परमानेंट, यानी ब्रिक्स के, ब्रिक्स जो आप लिखते हो, ठीक है, ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसके 5 सदस्य ये थे, 3 सदस्य और जुड़े थे, और उसके बाद एक सदस्य अभी जुड़े हुए हैं। कौन? 3 सदस्य ये जुड़े थे, बांग्लादेश, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, उरुग्वे, ठीक है, ये 3 देश और जुड़े थे, और एक देश और कौन सा अभी जुड़ा? इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है ना। तो ये 9 देश टोटल हो गए हैं एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। चलिए, तो यहां पर आप देख पाओगे। अच्छा, अभी नया एक आया हुआ है कि इसके अध्यक्ष भी नए बने हुए हैं, अभी मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा। एनडीबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बाकी डिटेल है जो मैंने आपको बताया है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में करी गई थी, लेकिन पहली समिट हुई थी 2009 में रसिया में। अगला, हाल ही में किस एजेंसी के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की? तो नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने अभी सूर्य के कोरोनल होल की खोज की है। सूर्य पर एक कोरोनल होल पाया हुआ है। कोरोनल होल बोले तो एक ऐसा डार्क जोन है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहां पर गैप है, और ये गैप इतना बड़ा है कि जितनी बड़ी अपनी पृथ्वी है ना, उसका 30 गुना कर दो, तो पृथ्वी के 30 गुना के बराबर ये गैप है सूर्य में, ठीक है। ये अभी खोजा गया है, इसे काल्पनिक क्षेत्र कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा एरिया है जहां पर चमक नहीं है, बस लाइट नहीं है, लेकिन वो छेद है कि एरिया है, वैसे ही ये नहीं कहा जा सकता। अगला, भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर ने अपना कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया? तो भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर, जो कि अब निकाले जा चुके हैं भारत पे से, इन्होंने क्रिकपे नाम से एक नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक नया ऐप लॉन्च किया है। क्रिकपे ठीक वैसे ही होगा जैसा आप ड्रीम 11 सुनते हो या एमपीएल सुनते हो, ठीक है, माई 11 सर्कल सुनते हो, ये सभी जो होता नहीं, ये फैंटेसी गेमिंग ऐप, वैसे ही क्रिकपे भी होगा, और इनका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा, बस होगा सब कुछ वही लगभग में। तो असनीर ग्रोवर का एक और स्टार्टअप है थर्ड यूनिकॉर्न, उसी का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, असनीर ग्रोवर ने अभी जब वो शार्क टैंक से भी निकाले गए तो एक आत्मकथा इन्होंने लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, दोगलापन नाम से। तो इनकी ये पुस्तक है, याद रखिएगा, दोगलापन। अगला, हाल ही में गार्डन ई मूर का निधन हो गया, ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो गार्डन ई मूर, ये दोस्तों सह संस्थापक थे इंटेल कंपनी के, और इनका निधन हो गया है। इंटेल कंपनी, इन्होंने ही मूर का नियम दिया है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। मूर का नियम बहुत ही महत्व रखता है, जो बताता है सेमीकंडक्टर में आविष्कार की दर कैसे होगी, ठीक है। तो इनको डैन डेविड पुरस्कार भी मिल चुका है कंप्यूटर के क्षेत्र में। इसके अलावा इन्वेस्टर्स नेशनल इन्वेस्टर हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जा चुका है। इंटेल कंपनी के ये संस्थापक थे। इंटेल जो कोर वगैरह बनाती है, प्रोसेसर वगैरह बनाती है या चिप्स बनाती है कंपनी, ठीक है। अगला, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीत लिया है दोस्तों मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस के नाम से महिला टीम भी है, और उस महिला टीम की कप्तानी संभाल रही थी हरमनप्रीत कौर। उन्होंने पहली ट्रॉफी जीती हुई है, अपने हाथ में थामी हुई है। अब देखो, डब्ल्यूपीएल का इस बार पहली बार आयोजन था, क्योंकि जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ये पुरुषों का होता है, ऐसे ही महिला खिलाड़ियों का डब्ल्यूपीएल शुरू किया गया, विमेंस प्रीमियर लीग, और इसको पहली बार मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेटों से हरा करके जीत लिया है। हेली मैथ्यूज, ये मोस्ट विकेट के साथ पर्पल कैप की विजेता बनी। मैग लेनिन, ये मोस्ट रन के साथ ऑरेंज कैप की विजेता बनी। फाइनल मैच मुंबई के ब्रोबोन स्टेडियम में खेला गया। क्लियर? अगला, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है।
ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हैं? तो ये हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे और ये मनोज सिन्हा को आप देख पाओगे जो इस अवार्ड जो है इनको दे रहे हैं। तो आलिया मीर जो हैं ये प्रमुख समाज शास्त्री हैं और वन्यजीव जानवरों के लिए काम करने वाली जम्मू कश्मीर की ये नागरिक हैं और पहली महिला बन गई हैं जम्मू कश्मीर की वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चे में रही पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? तो आजाद नाम की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है किसने? गुलाम नबी आजाद ने। देखो आजाद नाम से आपको बहुत सारी बुक्स भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि आजाद नाम की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है, तब आप बताएंगे गुलाम नबी आजाद की। गुलाम नबी आजाद कौन है? गुलाम नबी आजाद ये जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व सीएम रह चुके हैं, साथ ही साथ ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, लेकिन हाल ही में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, अपनी नई पार्टी बनाई थी। तो फिलहाल रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा इनकी ये पुस्तक लॉन्च की गई है, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है आजाद। अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है अभी, कहां पर? नई दिल्ली में। ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल होगा क्या? इस पोर्टल के जरिए जो वैदिक सभ्यता के जो वेद वगैरह थे उनके मंत्र इसमें हैं, वो भी किसमें? ऑडियो और विजुअल फॉर्मेट में इस पोर्टल पर। तो अगर आपको चारों वेदों की नॉलेज रखनी है, इसकी ऑडियो विजुअल मंत्र वगैरह सुनने हैं, तो 18,000 से ज्यादा मंत्रों का ये ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग 5.5 घंटों की अवधि वाला इस पर अवेलेबल है, आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। अगला, हाल ही में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए चुनाव आइकन के रूप में किसे चुना? तो चुनाव आयोग के द्वारा मंजम्बा जोगाती को चुना गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए चुनाव आइकन, इलेक्शन आइकन, जिससे ये अपनी कम्युनिटी को प्रमोट कर सके, उनको कह सके कि कैसे चुनाव जो है उसमें वोटिंग करना कितना जरूरी है और जाकर के बढ़ चढ़ कर के लोग वोटिंग करें। कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए ये चीजें की जा रही है। वैसे चुनाव आयोग राहुल द्रविड़ को भी और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबर को भी मतदान एम्बेसडर यानी वोटिंग एम्बेसडर बनाया हुआ है। चुनाव आयोग के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो, 324 में ये कहा गया है भारतीय संविधान में कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी और 2 चुनाव आयुक्त हैं, कौन कौन? एक तो अरुण गोयल जी हैं जिनके अभी चुनाव की नियुक्ति पर हुआ था विवाद, ठीक है, और दूसरे कौन है? अनूप चंद्र पांडे जी। अगला, हाल ही में पाकिस्तानी मूल के हुमजा यूसुफ को कहां पर अगला नेता चुना गया है? तो पाकिस्तानी मूल के हुमजा यूसुफ ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। फर्स्ट मिनिस्टर वहां पर समझो एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। अब स्कॉटलैंड जो है, डेली करंट अफेयर में मैंने इसको अच्छे से आपको बताया भी था वर्ल्ड मैप के जरिए। देखो डेली करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हो ना, तो वर्ल्ड मैप के थ्रू और इंडिया के मैप के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें बहुत सारे नॉलेज के साथ बताई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि समय की होती है हमारे पास पाबंदी, और इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन कवर करना होता है, तो ज्यादा डीपली में जाकर के नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल मोटा मोटा आप इतना समझो कि ब्रिटेन जो आप सुनते हो ना, ब्रिटेन, उसका हिस्सा मैंने आपको कई बार बताया है 3 देश हैं, कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। जो ऊपर है सबसे वो है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के ही ये फर्स्ट नेता, फर्स्ट लीडर चुने गए हैं। बाकी पूरे के पूरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं, ठीक है ना। तो ये देखो पाकिस्तानी मूल के हैं हमजा यूसुफ, जो कि स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं, ठीक। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, मुद्रा यहाँ की भी पाउंड स्टर्लिंग। अगला, हाल ही में भारत और अफ्रीका देशों के सेनाओं के प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये हुआ पुणे में, महाराष्ट्र में। अफ्रीका देशों के, खास करके 9 अफ्रीकी देशों और एक अपना प्यारा भारत, इसके बीच में अभी सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ। पुणे महाराष्ट्र में ये आयोजित किया गया। कब? 28 मार्च को आयोजित किया गया। अच्छा, भारत और इन 9 अफ्रीकी देशों के बीच में एक अभ्यास भी आयोजित हुआ। 21 तारीख से लेकर के 30 मार्च तक एक अभ्यास हुआ और इस अभ्यास का नाम था अफेंडेक्स। क्या? अफेंडेक्स। अफेंडेक्स मतलब क्या? अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है, यानी अफ्रीका के देश और इंडिया, इन सब के बीच में हुआ एक्सरसाइज, ठीक है। 9 अफ्रीकी देश थे और एक इंडिया। तो ये पुणे महाराष्ट्र में अभी ये समिट आयोजित की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है?
तो वो बन गया है वाराणसी। ये दुनिया का तीसरा शहर और थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड का थर्ड और इंडिया का फर्स्ट सिटी बन गया है यातायात सेवा के लिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी तक रोपवे सर्विस ही नहीं थी। तो आप कहोगे कि मैं तो जाता था मैहर महारानी दर्शन करने, वहां पर रोपवे मिलता था। देखो, वो रोपवे सेवा यातायात के लिए नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं था, वो तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के लिए था। ठीक है, हाँ, रोपवे बिल्कुल सही समझ रहे हो। एक पहाड़ी से या एक ऊंचे स्थान से दूसरे ऊंचे स्थान पर जो चलाने के लिए जो ट्रॉली होती है ना, जिस पर बैठ बैठ के लोग जाते हैं इधर से उधर, अभी इमेज बन गई होगी आपके दिमाग में, उसी को कहते हैं रोपवे सर्विस। तो वो रोपवे सर्विस अब वाराणसी में होगा ट्रैफिक के लिए, मतलब नीचे ट्रैफिक चल रही होगी उसको बाईपास करने के लिए ये रोपवे सेवा होगी वहां पर। 3 किलोमीटर की लंबाई वाली होगी, 3.5 समझ लो, 3.45, 400 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, सबसे पहला देश बना था बोलीविया, वहां के शहर में शुरू किया गया, दूसरा मैक्सिको में और तीसरा वाराणसी में किया गया है। अगला, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो मैंने अभी चर्चा किया था आपसे कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष भी बने हैं। कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ बनी है। एक्चुअली में ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ब्राजील की 2 बार की ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट। और इनको अब ब्रिक्स के जो बैंक कहे जाते हैं एनडीबी, उसका नया अध्यक्ष बनाया है। चलो, अभी भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि एनडीबी के कितने सदस्य हो गए हैं। आप मुझे बताओ लास्ट वाले सदस्य का क्या नाम है। ठीक है, और ये डिल्मा यूसुफ के बारे में अगर बात करें, 2011 से 16 तक ये 2 सत्र तक ब्राजील की राष्ट्रपति रही, मार्कस टायोजे की जगह पर आएंगी। एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी, मुख्यालय संघाई में है और सदस्य देश तो 9 हो चुके हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे आपके। अगर आप एएलपी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब मिलेंगे ही, क्लास नोट्स मिलेंगी, मंथली ई बुक वगैरह मिलेगी। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्पेशल मेरे द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं, मैथ, रीजनिंग की भी सारी क्लासेस मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, और बहुत ही डिटेल के साथ। मतलब कि कोई ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो समझ में ना आए, जो आपको तैयार ना हो जाए वीडियो देखते ही देखते। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और ऐप पर ही आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर जाकर के आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, वहां से मिलेगा। बस, वैसे वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।